ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ब्लॉक एलिमेंट वी डिस्कस सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। तो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस के बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आई थिंक लास्ट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे ट्रेंड समझ में आए। लास्ट वन विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? तो आज के लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा एलॉय फॉर्मेट। क्लियर? नंबर फिफ्थ और सिक्स, इट इज एलॉय फॉर्मेट। एलॉय फॉर्मेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलॉय? इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। क्लियर? डिफाइन तो हम मेटल करते हैं, बट एलॉय के अंदर नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो नीट में पूछा जा चुका है। जैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था, विच ऑफ फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एलिमेंट। तो इसका एग्जांपल होता है बेटा स्टील। स्टील के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है एंड विच इज नॉन मेटल। देन so write down alloy. It is homogeneous mixture. It is homogeneous mixture of two or more metals. It is homogeneous mixture of two or more metals. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें मेटल क्रिस्टल, लाइक दैट। Let's suppose this is a crystal of metal M1. This is the lattice of metal M1. बेटा एलॉय का मतलब होगा आप मेटल का मिक्सचर बनाएंगे, मेटल का एक मेटल के एटम को दूसरे मेटल से रिप्लेस करेंगे। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एलॉय फॉर्मेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो बेटा कोई मेटल इससे छोटी साइज का है और उसको आप डालेंगे तो क्या करेगा? वो जगह छोड़ देगा। इजंट इट? आपने फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़े थे सॉलिड स्टेट के अंदर। यदि ये छोटा होगा, साइज का डिफरेंस होगा, इट कैन लीव इट्स पोजिशन। और यदि ये बड़ा होगा तो इस लैटिस के अंदर आएगा भी नहीं। इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए? साइज ऑफ मेटल रिप्लेसिंग द पेरेंट मेटल शुड बी सेम। क्लियर? so this is the condition for alloy formation. Very important condition for alloy formation. जैसे मान लो M1 को M2 रिप्लेस करता है, इस तरह से M1 इज रिप्लेस बाय M2, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? साइज ऑफ M1 should be nearly equal to size of M1 should be same as size of M2. Size of M1 is nearly equal to M2. अब देखो बेटा एलॉय जो होती है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप। इट कैन बी फेरस एलॉय और इट कैन बी नॉन फेरस एलॉय। फेरस एलॉय का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आयरन। ठीक है? विच कंटेन आयरन, विच कंटेन आयरन। तो बेटा ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन नीट, मेन, एडवांस हर जगह मिल सकते हैं कि कौन सी फेरस है, कौन सी नॉन फेरस। फेरस का डेफिनेशन विच कंटेन सम परसेंटेज ऑफ आयरन, और जिसके अंदर आयरन नहीं होगा दैट इज नॉन फेरस, डू नॉट कंटेन आयरन एज इज कॉन्स्टिट्यूएंट। इसे बताओ कोई एग्जांपल फेरस का, एनीवन? स्टील। स्टील इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलॉय ऑफ आयरन, जिसके अंदर आयरन भी होता है, MnO2, SiO2, कुछ और भी ऑक्साइड होती है, और आयरन के अलावा जो मेनली होता है बेटा वो कार्बन होता है। क्लियर? नाउ नॉन फेरस की बात करें, जैसे ब्रास। ब्रास किसकी बनी होती है? कॉपर एंड जिंक की। क्लियर? नाउ जैसे कुछ और एलॉयज हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एलॉय, जैसे ब्रास की बात होगी बेटा, ब्रास, ब्रास हो गई कॉपर और जिंक। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज।
ब्रास, ब्रॉन्ज, नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर, फोर्थ वन इज इनवार, फिफ्थ इज सोल्डर। बेटा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलॉय हैं जिनके कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। क्लियर। एक होता है गन मेटल, सिक्स एलॉय विच यू हैव टू रिमेंबर। ये रिसेंट इवेंट 2020 का क्वेश्चन, मीन्स 2020, उसमें पूछा गया था गन मेटल जो है वो किसकी एलॉय होती है, गन मेटल। देखो ब्रास हो गई कॉपर जिंक की। व्हाट अबाउट ब्रॉन्ज, एनीवन? कॉपर टिन, वेरी। तो ब्रास होती है कॉपर जिंक की, ब्रॉन्ज किसकी होती है, कॉपर और टिन की। दिस इज कॉपर प्लस टिन, टिन मतलब एसएन। नाउ जर्मन सिल्वर का मतलब होता है बेटा आप ब्रास के अंदर निकल डाल दो। इस तरह से याद रखिए, जर्मन सिल्वर मतलब ब्रास प्लस निकल, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर जिंक निकल। इनवार में होता है बेटा आयरन और निकल। क्लियर। और परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप, 64% आयरन होता है और 36% निकल होता है। दिस इज इनवार। एंड सोल्डर इज tin plus lead, alloy of tin and lead, Sn plus Pb। और लास्ट जो जेई मेन के अंदर पूछा गया था दैट वाज गन मेटल। गन मेटल और भी आसान है, देखिए कैसे याद रखेंगे। ब्रास और ब्रॉन्ज को मिक्स कर दो, क्या बन गया, कॉपर जिंक और टिन। क्लियर। गन मेटल का मतलब ब्रास और ब्रॉन्ज का मिक्सचर, कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। ओके। देन तो एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, एनीवन? Why we need to form the alloy? To make corrosion resistive, high melting point, to increase tensile and compressive strength. Clear? So write down purpose of alloy formation. Purpose of alloy formation. First one, to make the metal corrode. First purpose, to make metal corrosion resistive. To make metal corrosion resistive. To increase its strength, tensile and compressive strength. To increase its strength, tensile and compressive strength. Third one, high melting point, melting point बढ़ाने के लिए। लिखा सभी ने? तो दैट यू हैव टू रिमेंबर इन एलॉय। एलॉय का कंडीशन क्या था, दोनों मेटल की साइज क्या होनी चाहिए, बराबर। दूसरा, एलॉय कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय आपको याद होनी चाहिए। एंड थर्ड, द पर्पस फॉर एलॉय फॉर्मेशन। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन और कलर्ड कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ colored compound ये complex। colored complex, तो बेटा कलर के लिए दो बातें होती हैं, the one is DG transition and the other one is charge transfer spectra। ओके। तो सबसे पहले ये जो कलर आता है वो दो चीजों से आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीजी ट्रांजिशन क्या होता है, उससे कलर कैसे आता है। ओके। तो फर्स्ट, कलर इज ड्यू टू पहला रीजन होता है बेटा डीजी ट्रांजिशन। डीजी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन के लिए आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। नोटिस, यू मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर डीडी ट्रांजिशन।
यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बताओ डी जीरो में पॉसिबल है? नो। डी टेन में पॉसिबल है? नो। ओके, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वहीं पे डी डी ट्रांजिशन हो सकता है। नाउ व्हाट इज डी डी ट्रांजिशन? बेटा जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे आपको पता चलेगा कि डी ऑर्बिटल जो हैं उनके दो सेट होते हैं। द वन सेट इज T2G सेट एंड द वन सेट इज EG सेट। क्लियर? डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। 5 में से 3 ऑर्बिटल T2G सेट फॉर्म करते हैं और दो ऑर्बिटल EG सेट बनाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल, देयर आर 3 ऑर्बिटल इन T2G सेट और 2 ऑर्बिटल होते हैं EG के अंदर, लाइक दैट। ये आपको फर्दर चैप्टर में पता चलेगा कि ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। ओके, पांचों एक साथ थे एक ही एनर्जी के, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई, कुछ लो एनर्जी पे आ गए और कुछ हाई एनर्जी पे। ओके, नाउ रिमेंबर इसके अंदर होता है बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ पे होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ओके, अब डी डी ट्रांजिशन क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज T2G सेट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और इस पे कोई लाइट, इट विल एब्जॉर्ब दैट लाइट एंड विल एक्साइट। लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? एक्साइट। और अगेन हायर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन काफी देर तक नहीं रुकेगा, फिर से क्या होगा? डी एक्साइट। तो डी एक्साइट होते वक्त लाइट को इमिट करेगा। एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और डी एक्साइटेशन में एनर्जी इमिट होती है। तो जब वो डी एक्साइट करेगा देन इट विल यू कैन से रिलीज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ कलर। तो वहां पे एज पर फ्रीक्वेंसी आपको कलर दिखाई देंगे। ओके, तो पहला रीजन क्या हो गया? डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो राइट डाउन द कलर इन compounds of D block, color in compounds of D block is due to DD transition, is due to DD transition, is due to DD transition। तो ये याद रहेगा सभी को कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूरी, D0 और D10 के अंदर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। यू कैन राइट DD ट्रांजिशन is not possible in D0 configuration and D10 configuration। very very important। D0 और D10 के अंदर DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। तो कैन वी कमेंट कि D0 और D10 कलरफुल नहीं होंगे? इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो हम कमेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअली D0 और D10 के भी कुछ केस में एक्सेप्शन आता है, दे आर ऑल्सो कलरफुल। ओके, तो मेन रीजन क्या हुआ कलर का? DD ट्रांजिशन। अब देखो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो D0 D10 में है बट फिर भी कलरफुल। तो सेकंड रीजन होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इसमें जेई एडवांस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और नीट एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिसेंटली पूछा गया था 2015 और 16 के अंदर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लेट्स सपोज वी टूक अ आयन that is MnO4 minus. What is the name of this ion? परमैग्नेटाइट, परमैग्नेटाइट। इसमें आप चेक करो कि मैग्नीज जो है बेटा उसका डी किस स्टेटस में है? चार्ज बताओ मैग्नीज का +7 आ रहा है, isn't it? मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन आ रहा है बेटा +7। बताओ मैग्नीज +7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैग्नीज का था 4s2 3d5,
और +7 है तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन और 5s के दोनों 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4s भी 0 हो गया और 3d भी क्या हो गया, 0। नाउ दिस बिकम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में, आ रहा समझ में? चलो देखो पहले मैग्नीज का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे मैग्नीज न्यूट्रल का। अब बेटा मैग्नीज +7 है इसके अंदर, मैग्नीज +7, Mn और Mn+7 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन का। इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या बनेगा, Mn+7। नाउ 7 इलेक्ट्रॉन में से पहले कौन से निकलेंगे, 4s वाले, और फिर 4s के बाद किसको खाली करेंगे, 3d को। तो 7 के लिए 4s के दोनों और 3d के 5, आर्गन 3d 0 और 4s 0। आया समझ में? तो बताओ, अब इसके अकॉर्डिंग तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए था, कलरलेस, बट एक्चुअली इट इज पर्पल इन कलर, और यू कैन से वॉयलेट इन कलर, पर्पल कलर का होता है परमैंगनीज। देन इसका रीजन क्या होगा, दैट रीजन इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर। बेटा इस MnO4 माइनस के अंदर देखें तो ध्यान से समझना, Mn क्या है, +7 में, और ऑक्सीजन क्या है, -2 पे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फॉर ए मोमेंट, 1 सेकेंड के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लियर? जैसे ही चार्ज ट्रांसफर क्या हुआ, ट्रांसफर किसका हुआ, चार्ज का। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो Mn एक इलेक्ट्रॉन ड्रेन करके Mn किस में चला जाएगा, +6। क्लियर? और जैसे ही ये +6 में जाएगा तो अब इसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 3d1। और 3d1 के अंदर देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आया तो फिर इसका डी ट्रांजिशन स्टार्ट। गॉट इट? तो पहला रीजन था डी ट्रांजिशन, इनमें पॉसिबल नहीं है, बट कुछ केसेस में चार्ज के ट्रांसफर के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और फिर डी ट्रांजिशन होने लगता है। गॉट इट? तो नोट डाउन व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर, राइट डाउन। परमैंगनेट आयन, permanganate ion is purple in color. Permanganate ion is purple in color because there is momentarily, because there is momentarily transfer of charge, momentarily transfer of charge from oxide ion, from oxide ion to manganese ion. There is momentarily transfer of charge from oxide ion to manganese ion, oxide ion to manganese ion. This is known as charge transfer spectrum. This is known as charge transfer spectrum. इसको नोट करें। एनी डाउट इन दिस? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए? तो कलर के लिए बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि डी ट्रांजिशन के कारण होगा। डी ट्रांजिशन क्या होता है, एक डी के सेट से दूसरे डी के सेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। नाउ यदि D0 D10 होगा तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। बेटा आपको जेईई और नीट में ये भी पूछा जा सकता है कि इन फॉलोइंग कंपाउंड डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या चेक कर लेंगे, D0 या फिर D10। ठीक है, तो कहीं पे हमने ये भी देखा कि D0 होते हुए भी कलरफुल है, तो उसका रीजन क्या था, कॉस ऑफ चार्ज था। क्लियर? चार्ज ट्रांसफर में आपको MnO4- डायरेक्टली उस एग्जाम में जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि उसमें D0 है फिर भी ये कलर, तो इसमें होता क्या, ऐसा क्या होता है कि D0 होते हुए भी कलर। इसके जो स्टेटमेंट थे 4 ऑप्शन के अंदर उसमें ये समझाया हुआ था।
कि ऑक्साइड जो अपना एक इलेक्ट्रॉन कुछ क्षण भर के लिए, मोमेंट के लिए किसको दे देता है, मैग्नीज को। तो ये D0 से किस में आ जाता है, D1 में, और D1 के कारण चार्ज डी ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक, अब कुछ और आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसे जहाँ पे चार्ज ट्रांसफर के कारण जो है कंपाउंड कलरफुल है। एक तो हो गया परफेक्ट है, उसके अलावा यू कैन रिमेम्बर दिस इज chromatine which is yellow in color, this is dichromatine which is orange in color. So again you will found that the oxidation state of chromium is +6. क्रोमियम पे क्या चार्ज है, +6 चार्ज, और +6 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी डी कितना हो जाएगा, 0। तो फिर ये कलरफुल क्यों है, क्योंकि इनमें भी ऑक्साइड आयन जो है वो क्या करता है, चार्ज का ट्रांसफर। नोट इट डाउन। सर अगर डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटे आपको इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा डिटेल में, तब उसका रीजन समझ में आएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल T2G के अंदर ये थोड़ा सा डिटेल बात होगी। एक्चुअली ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी समझ आएगा, क्लियर। बट फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान से समझना कि जब हमारे पास, इसको आप लिखना मत, क्लियर, इसको हम कोऑर्डिनेशन में डिटेल में देखेंगे, बट आप समझिए कि जब हमारे पास डी ऑर्बिटल डी जनरेट होता है, डी जनरेट का मतलब पांचों की एनर्जी सेम होती है, तो इनमें D6 कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं, पहले सिंगल और फिर छठवा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, isn't it? एक ही पॉसिबिलिटी। चलो इसको साइड करें। नाउ अब स्प्लिटिंग सेट के अंदर 3 नीचे हों, 2 ऊपर हों, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आप लोअर एनर्जी में भर सकते हो, या फिर क्या करेंगे, हम ऑफ बू रूल लगाएंगे। मीन्स फुल रूल, पहले सिंगल ही भरेंगे, इसके बाद पेयरिंग करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो दो केस बनते, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, इवेंट, अब ये ट्रांजिशन कर सकता है। बट जो प्रीवियस केस था, जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में थे, क्या इसमें डी की ट्रांजिशन होगा, नो। आया समझ में। तो किस केस में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस केस में वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट विल डिपेंड ऑन स्प्लिटिंग एंड पेयरिंग एनर्जी, क्लियर। so that is not the part of this chapter, clear. That will depend on the arrangement of electrons, how they will arrange in T2G and EG, clear. If they arrange in that manner, if you have at least one unpaired, then it will show DT transition, otherwise no. So that is related with pairing energy concept. So ये coordination chapter में हम डिटेल में देखेंगे, clear. Now next write down complex forming tandem. Next topic, complex forming tandem. Next property is complex forming tandem. Now what is meaning of complex और coordination compound? तो अभी के लिए तो इस तरह से याद रखो कि जो कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में बने, क्लियर। जैसे काफी कंपाउंड आपने देखे होंगे इस तरह के, जस्ट लाइक Cr, H2O, Cl3, लाइक दैट। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी एक यूनिक टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। उसका रीजन क्या होगा, किस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, लेट अस से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयन है बेटा CO+। व्हाट इज नेम ऑफ दिस एलिमेंट, कोबाल्ट+3 आयन, कोबाल्ट+3 आयन। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, कोबाल्ट+3 कंटेन और वेकेंट ऑर्बिटल,
तो इसके पास एक ऑप्शन है कि कहीं से इसको लिगेंड्स आए और लिगेंड आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। Got it? Now, what is ligand? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। Got it? तो इसके पास मान लो यदि ऑप्शन है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, दैट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे NH3 के पास एक लोन पेयर है, इट विल एक्सेप्ट दैट लोन पेयर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा, CuNH3 प्लस लाइक। यदि और कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, मान लो लेट इट बी Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इट विल गेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म CuCl6 -3 like that. So these are known as complex ions. Clear? These are known as complex ions. आयन क्यों बोला हमने बेटा, क्योंकि इन पे चार्जेस है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसका रीजन क्या होगा, देखें, बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, साइज छोटी है और इनका जो पॉजिटिव डेंसिटी ये काफी डेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसको दे देगा, कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट इज स्मॉल साइज, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सेकंड इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट इनका हमने देखा था स्टार्टिंग में कि किस तरह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो भी एक रीजन है जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड नेक्स्ट यू कैन से वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो दीज आर यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको रीजन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। स्मॉल साइज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन एंड availability of vacant d orbital. Then next property write down is formation of interstitial compound. Formation of interstitial compound. What is interstitial compound and how it is formed? देखें बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है यू कैन से मोस्ट ऑफ देम आर मेटल। डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मेटल किस फॉर्म में होंगे, लैटिस की फॉर्म में। तो इफ वी डिस्कस अ सर्टेन लैटिस, this is the arrangement of metal in a lattice, like a solid. This one. तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होंगे, जब कोई स्मॉल एलिमेंट आके इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर ले। ये जो बीच बीच में खाली जगह आपको दिख रही है, व्हाट वी कॉल दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइड। जब कोई छोटा एलिमेंट आके इस पोजीशन को, इन साइड को ऑक्यूपाई करता है, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा, व्हाट वी कॉल दैट कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट आ जाए, small element or you can say small atom at interstitial site. ठीक है, जब इंटरस्टिशियल साइड पे कुछ छोटा एलिमेंट आके उस साइड को ऑक्यूपाई करता है, तो then the compound resulting compound is known as interstitial compound. Now further इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, can you tell me they will be harder or softer than
parent metal. Exactly. It will be harder than parent metal. जो पेरेंट मेटल होगा उससे हार्ड होंगे. फर्दर इनकी प्रॉपर्टी जो है बेटा मेटल से काफी इंप्रूव हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इजंट इट? हाई मेल्टिंग पॉइंट. High melting point. So remember one point: there is no chemical bond formation between this metal and this atom. Clear? कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे. Right now, no chemical bond formation. No chemical bond formation. Further, ये जो interstitial compounds होते हैं, these are inert in nature. These are inert in nature. Okay. Then after last property, catalytic effect. मॉर्निंग वाले बैच में आ रहे हैं टेस्ट के लिए. Any doubt up to this? Anyone? No doubt? चलिए last property देखते हैं. Write down catalytic property. Very important. Catalytic property में बेटा आपको बस याद रखना है कुछ कैटलिस्ट को और कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी को क्यों करते हैं, व्हाई दे बिहेव लाइक कैटलिस्ट. राइट डाउन. कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी के अंदर लिखना डी ब्लॉक वाले जो कंपाउंड होते हैं इनकी एक यूनिक टेंडेंसी होती है, जैसे या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट खुद या फिर उस डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कंपाउंड. ये काफी रिएक्शन में किसके लिए काम आते हैं, कैटेलिस्ट के लिए. क्योंकि इनकी एक टेंडेंसी होती है ये इंटरमीडिएट बना सकते हैं, क्योंकि कैटेलिस्ट कैसे वर्क करता है, कुछ रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, इंटरमीडिएट. ठीक है. और इन कंपाउंड का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज टू लार्ज. सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, अच्छी होंगी, इंक्रीज. राइट डाउन. डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट and their compound, D block element and their compound has a unique tendency, to behave like catalyst. Unique tendency to behave like catalyst. अब इसका रीजन लिखें. राइट डाउन रीजन क्यों ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं. तो पहला रीजन होगा बेटा एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट. Ability to form intermediate. Here they are capable of forming a large number of intermediates. Second reason is variable oxidation number. Variable oxidation state. And third होता बेटा availability of d orbital, vacant d orbital, and the last one is large surfaces. Like that. So these are the main four reasons by which d block elements are capable of behaving like catalyst. क्लियर. अब देखो बताइए आप ऐसा कोई डी ब्लॉक कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है.
Molybdenum, yes, very good. Any other? Nickel, where nickel is used? Hydrogenation, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करता है? सैचुरेटेड. एनी अदर? हैबर्स प्रोसेस में कौन सा काम आता है? आयरन. ठीक है, तो ये आपको याद होना. तो हियर वी आर राइटिंग द प्रोसेसेस एंड द कैटलिस्ट यूज. तो इस पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा प्रीवियस ईयर में. 3 से 4 क्वेश्चन कैटलिस्ट से डायरेक्टली पूछे गए हैं. So let us write some important catalyst. First is catalyst used in Haber process. Second, we will write the catalyst used in polythene, polythene manufacturing or polythene preparation. पॉलीथीन बनाते हुए हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है, दैट इज नोन एज किटलर नाटा कैटलिस्ट. ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है. नंबर थर्ड, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज फेंटोन रिएजेंट. ये भी एक कैटलिस्ट होता है, फेंटोन रिएजेंट और फेंटोन कैटलिस्ट. Number 4, you have to remember the catalyst used in Ostwald process. Ostwald process. बताओ Ostwald process में हमने किसको बनाया था? HNO3, नाइट्रिक एसिड. Next is catalyst used in contact process. Tell me contact process में हमने किसको प्रिपेयर किया? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4. Next is vegetable oil. You can say catalytic hydrogenation. कैटेलाइटिक हाइड्रोजन के अंदर कौन से कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? नेक्स्ट इज विल्किंसन एंड सम मोर. देखिए सबसे पहला हैबर्स प्रोसेस के अंदर आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो है बेटा वो कैटलिस्ट में होता है, दैट इज प्रमोटर. क्लियर? दैट इज यूज्ड एज प्रमोटर. बट द कैटलिस्ट इज आयरन ओनली. व्हाट इज द पर्पस ऑफ promoter? Which enhance the activity of certain catalyst. Now in polythene, very important, this is the most important among all, the catalyst used is Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst. अब वो होता क्या है? That is triethyl aluminum and titanium tetrachloride. This is TiCl4 titanium tetrachloride plus triethyl aluminum, Al2H5 whole 5. very important. इसका नाम आप लिखें. TiCl4 is titanium tetrachloride and Al2H5 whole 5 is triethyl aluminum. ठीक है? ये जो जिगलर नाटा होता है ये पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम एज ए कैटलिस्ट काम में आता है. ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. नेक्स्ट पेंटोन रिएजेंट is ferrous sulfate along hydrogen peroxide, FeSO4 and H2O2. नेक्स्ट इज ऑस्वाल्ड प्रोसेस के अंदर बेटा प्लेटिनम काम आता है एज ए कैटलिस्ट, प्लेटिनम गोल्ड कैटलिस्ट. कैन यू टेल मी H2SO4 में कौन सा कैटलिस्ट हमने लिया था? एनीवन? याद होना चाहिए हमने रिसेंटली की प्रोसेस. दिस इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 कैटलिस्ट. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. V2O5 कैटलिस्ट. नेक्स्ट कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन. एग्जैक्टली निकल, Pd और Pt. मेनली निकल होता है, दैट इज रेन एंड निकल. निकल, Pd या फिर Pt. ठीक है? जैसे कुछ और कैटलिस्ट है वो भी आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. 7
is Wilkinson's catalyst. Wilkinson जो होता है बेटा, that is RHCl CCH3 whole site. This one RHCl CCH3 whole site. This is Wilkinson's catalyst. RH is rhodium. RH क्या है यहाँ पे? Rhodium. Cl is chlorine. ये P phosphorus है और pH क्या होता है? Phenyl ring. Very good. It is RHCl CCH3 whole site. 3 बार साइड है. Note down. सर ये पॉलीथीन वाला दिख नहीं रहा क्लियर से. Okay. Yes. ये भी ऑर्गेनिक एप्लीकेशन है, नॉर्गेनिक, दैट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक. और डिप्लोनाटा में फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, TiCl4 का नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और Cl2H5 होल साइड है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम. एंड लास्ट कैटलिस्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस प्रोसेस. तो ये प्रोसेस आप क्लास 10 में पढ़ते हो, थर्मल डिफ्यूजन. कैन यू टेल मी which catalyst is used in this process? This is MnO2 catalyst, manganese dioxide. Okay, Tom. तो ये बात होगी बेटा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में. तो लेट अस रिवाइज इन ब्रीफ स्टार्टिंग फ्रॉम विच प्रॉपर्टी. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मेटलिक कैरेक्टर के साथ. रिसेंट इट मेटलिक कैरेक्टर के साथ क्या रिलेट किया कि सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं. सॉफ्ट कौन से होंगे? जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेड हों. और हार्ड कौन से होंगे? जिनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया. मेल्टिंग पॉइंट को भी हमने किससे रिलेट किया था? स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड से, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन. देन वी डिस्कस्ड एटॉमिक आयनिक रेडियस. तो वहाँ पे हमने दो ट्रेंड डिस्कस किए. एक था साइज ऑफ 3D सीरीज. 3D सीरीज में बताओ कैंडियम से क्रोमियम तक क्या ट्रेंड था? डिक्रीज होती है. तो क्रोमियम से निकल बराबर और निकल से लेके जिंक साइज इंक्रीज होती है. देन आफ्टर वी डिस्कस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिस्कस किया? 3D की साइज सबसे छोटी 4D और 5D की बराबर. डन. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. तो क्या रीजन था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं? बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन NS and N-1D सबसेट. ठीक है. फिर हमने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सभी की. बताओ मिनिमम किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N-1D. Then we discuss the stability of oxidation number. तो बताओ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं? जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड. और उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हमने देखी, जैसे आज लेक्चर में हमने डिस्कस किया एलॉय का फॉर्मेशन, इजंट इट? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, why D block forms coordination compound, and at last discuss catalysis property. Clear? So any doubt in today's lecture? Anyone? Take a screenshot. Fine. माधवी बेटा आपका वो क्वेश्चन जो था लिखें.
H2SO4 वाला, इसका K1 K2 बराबर 3, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज वाटर इज द polar solvent and it is capable of ionizing both the hydrogen from H2SO4. जैसे what is meaning of K1, this is the K1। जब वो पहला H प्लस निकालता है तो हम उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। एंड इफ वी डिस्कस सेकंड वन, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बन जाएगा H प्लस SO4 माइनस 2, दिस इज K2। तो स्टेटमेंट था कि K1 बराबर K2 होता है फॉर H2SO4 इन वाटर, क्लियर। तो जब आप पानी में डालोगे तो वाटर इज, यू कैन से, स्ट्रांगली आयोनाइजिंग so that it can remove both the hydrogen from H2SO4 unit, isn't it? यदि ये भी हाइड्रोजन निकल जाए और ये भी निकल जाए तो दोनों आयोनाइजेशन क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ये तो ब्रीफ क्लासिफिकेशन था, उनकी प्रॉपर्टीज था, और इसके बाद डी ब्लॉक के कंपाउंड बचते हैं, और कंपाउंड में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमेट, K2Cr2O7 एंड K मोनो। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस